नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी अशोका बैच की सीरीज़ में लेके आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा द मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, लास्ट टॉपिक में जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डील करा था पूरे महाजनपद के साथ, कौन कौन से महाजनपद हुए थे, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ या वंश आए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये उन चैप्टरों में से हैं जिसमें से कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो सकता है, बीट आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम या फिर सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन कौन से किंग थे, कौन कौन से राजा थे इस डायनेस्टी में, इस वंश में। उसके बाद हम पढ़ेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। उसके बाद हम बात करेंगे उनके समाज की, उनकी सोसाइटी की, और उसके बाद बात करेंगे हम इकोनॉमी, देन उनकी आर्मी, कैसे उनकी सेटअप थी पूरी आर्मी। उसके बाद उनकी वास्तुकला, आर्किटेक्चर, एंड लास्ट में कुछ PYQs भी लेके आया हूँ। इस बारी कम क्वेश्चंस है, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, बट वो जस्ट फॉर आइडिया के लिए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके HP TGT एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला है, जैसे कि हमारी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम पूरा का पूरा एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि पास्ट 20-25 ईयर्स के PYQ के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर सम आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर के एंड में हमने 4 to 5 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं मौर्यन डायनेस्टी। अब जब हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, लास्ट हमने डायनेस्टी पढ़ी थी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, जिसके कि लास्ट रूलर थे हमारे धनानंद। ठीक है, इनकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, अब चाणक्य की मदद से इन्होंने धनानंद को हटा के एंड देन ही बिकेम द किंग, और इन्होंने स्थापना करी, इन्होंने नींव रखी मौर्यन वंश की, मौर्यन डायनेस्टी की। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पहले राजा थे मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या करा, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक, जो हमने अलेक्जेंडर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अलेक्जेंडर का एक गवर्नर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद थोड़ा जो अफगानिस्तान का रीजन है, जैसे अगर मैं इंडिया बनाऊं, ये अफगानिस्तान का जो रीजन था इसको ले लिया था। ठीक है, इसके बाद हराने के बाद जो इसके साथ लड़ाई हुई, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है, उसको भेज दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, और वहां पे उसने किताब में अपनी किताब लिखी थी एक इंडिका, और उस इंडिका में पूरा दर्शा रखा है कि कैसे मौर्यन एम्पायर चलता था, कैसे वहाँ का समाज था, कैसे वहाँ की इकोनॉमी थी, कैसे उनकी आर्मी थी, एंड कैसे उनका आर्किटेक्चर, वास्तुकला वगैरह था। ठीक है, तो एक सोर्स तो हो गया जो कि हमें, जहाँ से कि हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में इंडिका, जो कि किसने लिखी थी, मेगास्थनीज। उसके अलावा कौटिल्य या फिर चाणक्य जिसका नाम था, उनकी किताब है अर्थशास्त्र। यहां से भी हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि मौर्यन डायनेस्टी के समय में कैसी सोसाइटी होती थी और कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता था। ठीक है, इसके बाद और जो मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से कि हमें पता चलता है कि इनकी टाइम पीरियड में क्या क्या होता था, वो है हमारे जो अशोक के अभिलेख है, अशोक इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और मेन को हम यहाँ पे डील भी करेंगे जहाँ से कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य आए थे हमारे 322 BC से, इन्होंने 298 BC तक राज किया। ठीक है, और विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य, तीनों एक ही इंसान के नाम है। ठीक है, और इनकी मदद से इन्होंने फाउंड करी मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, जैसे कि हमने डील कर लिया है, जो कि जनरल था ग्रीक किंग ऑफ अलेक्जेंडर का। उसके बाद मेगास्थनीज, अगेन इंडिका जिसने लिखी है, वो द ग्रीक एम्बेसडर सेंड बाय सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सटेंट की। मौर्यन एम्पायर जो था, जनरल एक्सटेंट उसका कितना था। ठीक है, तो इसको हम डील करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैप के साथ। ठीक है, अब ये रहा मैप। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया, सारा का सारा इंडिया इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान,
ठीक है, थोड़ा सा ये वाला रीजन, ईरान वाला, थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला रीजन, ये सारा का सारा इंक्लूडिंग डेक्कन रीजन। जो फार साउथ था, फार साउथ को अगर हम छोड़ दें और नॉर्थ ईस्ट को अगर हम छोड़ दें, इसको छोड़ के ऑलमोस्ट सारा का सारा जो इंडिया था वो मौर्यन एम्पायर के अंडर था। ठीक है, तो अगर हम ये रीजन देखें तो ये जो पूरा का पूरा था ये मौर्यन एम्पायर के अंडर था। तो इसमें जो मेजर रीजन्स थे, अगर हम बात करें इंक्लूडिंग बिहार, बंगाल, डेक्कन, एक्सेप्ट मॉडर्न केरला एंड तमिलनाडु, ये जो दोनों रीजन्स हैं ये आते हैं हमारे फार साउथ, बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ। ठीक है, एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे कि हमने डील कर लिया। उसके बाद ईस्टर्न अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, जहाँ पे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त, अब जब लास्ट में टाइम आया, जब जैसे ही चंद्रगुप्त बूढ़ा होने लगा, तो लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैन धर्म को अपनाएगा, जैन धर्म को अपनाएगा। ठीक है, तो उसने जैन धर्म अपनाया किसके अंडर, कौन से मुनि के अंडर, वो थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के मार्गदर्शन में उन्होंने जैन धर्म अपनाया। ठीक है, और वो चले गए थे श्रवणबेलागोला, कर्नाटका में जगह का नाम है श्रवणबेलागोला, और वहाँ पे उन्होंने जाके सरलेखा, ठीक है, जो फास्ट एंड टू डेथ टाइप का होता है जैनिज्म में, वो अपना लिया था। ठीक है, तो अब जो भद्रबाहु थे उनको हमने डील कर लिया है ऑलरेडी जैनिज्म में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी जैनिज्म में, जब हमने डिसाइड करा था, जब हमने डिस्कस करा था, भद्रबाहु ने नए संप्रदाय की शुरुआत की थी, नया सेक्ट ढूंढा था जैनिज्म में, जिसको बोलते थे हम श्वेतांबर, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अंडर चंद्रगुप्त ने जैनिज्म धर्म अपनाया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, 297 में आता है, 297 से 273 तक ये राज करता है। तो इसके टाइम में, बिंदुसार के टाइम में ऐसा कुछ मेजर हुआ नहीं, बट ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये फैक्ट है कि उसका क्या दूसरा नाम क्या था, तो उसको बोला जाता था अमित्र घाट या फिर अमित्रोचैट्स। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं अमित्रोचैट्स। अब इसका मतलब होता है अमित्र घाट, अमित्र मतलब एनिमीज, एंड घाट मतलब उसको, उनको मार देना, उनको स्ले करना, मार देना। तो ये बन जाता है टोटल स्लेयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का कातिल। तो बस इसके टाइम में इतना ही हुआ था। अब जो नेक्स्ट किंग आता है वो है इसका बेटा अशोक। ठीक है, अशोक आता है। अब अशोक जब आता है, जब तक बिंदुसार जिंदा होता है तब तक अशोक जो होता है वो तक्षशिला उसके अंडर होता है। ठीक है, तो उसको एक तरीके की पनिशमेंट मिली होती है बिंदुसार से, तो उसको बना रखा होता है तक्षशिला का वाइसरॉय। और तक्षशिला के अलावा और कहाँ का होता है वो, उज्जैन का। ठीक है, तो जैसे ही वो मरता है तो अशोक आता है, राजा बनता है, और तो पहला राजा बनता है जो कि अपनी जो प्रजा है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है। कैसे, वो किस रूप में बातें करता है, वो उसने स्टार्ट करा अभिलेख लिखने, अभिलेख लिखने स्टार्ट करे, इंस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, जो कि दो प्रकार के होते थे, एक होते थे रॉक और एक होते थे पिलर। ठीक है, जो रॉक होते थे उनको बोलते थे हम शिलालेख। ठीक है, और जो पिलर होते थे उनको बोलते थे स्तंभ लेख। ठीक है, इसके द्वारा वो अपनी प्रजा के कांटेक्ट में रहता था, और ये पहला रूलर था पूरी हिस्ट्री में जिसने सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये जो शिलालेख थे इनको हम अगली स्लाइड में डील करेंगे। उसके अलावा क्या लिख रखा है, नेम्स ऑफ अशोका। अच्छा, अलग अलग जो इंस्क्रिप्शंस है वहां पे अशोक के जो हैं अलग अलग नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मोस्ट फेमस है, एक हो गया बुद्ध शाक्या एंड अशोक। जो मस्की का एडिक्ट है, जो मस्की का रॉक एडिक्ट है, वहां पे अशोक को मेंशन किया गया है एज अ बुद्ध शाक्या। ठीक है, और अशोक। उसके अलावा जो सारनाथ में अभिलेख है वहां पे जो बोला गया है, अशोक को मेंशन किया गया है एज धर्म अशोक। और उसके अलावा भी और कौन कौन से नाम है, देवनाम पिया एंड पियादासी। देवनाम पिया का मतलब है देवों का प्रिय। ठीक है, तो ये नाम है अशोक के अलग अलग इंस्क्रिप्शन में, और यही है जो जहां पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सबसे मेजर इवेंट जो कि अशोका की लाइफ में हुआ था, वो था द कलिंग वॉर। ठीक है, जो कि आपको सभी को पता भी होगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉर्स जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, कलिंग वॉर ऐसा बोला जाता है कि उसने अपने 99 भाई थे उनको मारा था, एंड देन ही केम टू द थ्रोन। ठीक है, 261 में होता है वॉर आफ्टर 8 years ऑफ हिज कॉरोनेशन। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद वो कलिंग का युद्ध लड़ता है।
उसका राज्याभिषेक होता है 269 BC में। उसके बाद जब वॉर खत्म हो जाती है कलिंग का युद्ध खत्म हो जाता है, तो वो देखता है कि बहुत सारा खून खराबा हो गया, ठीक है। तो वो अपनी जो नीति थी बहरी गोश की, उसकी बहरी गोश की नीति क्या थी, उसकी जो बहरी गोश की नीति थी वो थी किसी के ऊपर रहम नहीं बरतनी, ठीक है। कोई भी आएगा मैं उसको मार दूंगा और मेरे को कॉन्कर करना है, पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा सबके राजपाट मेरे को कॉन्कर करना है, ठीक है। तो ये थी किसी के ऊपर भी रहम नहीं करनी, दैट इज बहरी गोश, ठीक है। तो इसको इसने रिप्लेस कर दिया था धम्मघोष से। धम्मघोष का मतलब था कि अब वो सब कुछ जो वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट का जो उसका पॉलिसी थी, जो उसकी नीति थी, जो उसका माइंडसेट था, उसको उसने गिव अप कर दिया था। अब वो चल गया था बिल्कुल शांति के मार्ग पर, ठीक है। और इसी को धम्मघोष को उसने देख रेख के लिए कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट दिया, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए कि लोग भी अब मेरे जो एम्पायर के लोग हैं, मेरे जो साम्राज्य के लोग हैं, वो भी मेरी तरह शांति प्रिय ही रहेंगे, ठीक है। अब इसने धम्म फैलाया, उस धम्म को फैलाने के लिए, उस धम्म नीति को फैलाने के लिए इसने बहुत अधिकारी भी रखे जिनको नाम दिया जाता था धम्म महामात्रास, ठीक है। धम्म फैलाने के लिए इसने जो अधिकारी रखे उनको बोला गया धम्म महामात्रास, ठीक है। उसके बाद जब उसने बुद्धिज्म अपना लिया था, ठीक है। अब जब इसके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म अपनाया, इसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। और अपने शासन के दौरान तीसरी बौद्ध परिषद हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, 4 होंगी, 2 हमने ऑलरेडी डील कर ली हैं। जो तीसरी है वो अशोका के टाइम में हुई थी और जो चौथी है वो कनिष्क के टाइम में हुई, जो हम कनिष्क पढ़ेंगे। अब जो इसने बुद्धिज्म धर्म अपनाया, ठीक है, तो उसका जो मेंशन है वो मेंशन कर रखा है बाबरू बैराट रॉक एडिक्ट में। जो बाबरू बैराट की रॉक एडिक्ट है, शिलालेख है, वहां पे मेंशन करा है कि अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, ठीक है। और ये जो बाबरू बैराट का रॉक एडिक्ट है, ये है हमारा राजस्थान, ठीक है। अब साथ ही साथ बौद्ध धर्म अपनाने के साथ ही साथ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भी स्टार्ट कर दिया। तो इसने अपने बेटे महिंद जो था और इसकी बेटी जो थी संघमित्रा, इसको श्रीलंका भेजा टू स्प्रेड बुद्धिज्म, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि उसने हु वाज सेंट बाय अशोका टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो उसका जो बेटा था महिंद या महेंद्र और उसकी जो डॉटर थी संघमित्रा, ऑलराइट। उसके बाद अभी आगे हमारे अशोकन एडिक्ट्स। अभी जैसे मैंने बताया पिलर एडिक्ट्स होते हैं और रॉक एडिक्ट्स होते हैं। अब जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो हैं 7 और रॉक एडिक्ट्स हैं 14। हर एक रॉक एडिक्ट में, हर एक शिलालेख में अलग अलग बातें बता रखे हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, सबसे पहला एडिक्ट जो है, सबसे पहला जो शिलालेख है वो बताता है कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। मतलब ये इससे पता चलता है कि जो अशोका है वो अपनी प्रजा को अपने बच्चे के समान रखता था, ठीक है। अपने बच्चों के समान उसको प्यार करता था, उनसे स्नेह करता था। 4th एडिक्ट बताता है कि धम्मघोष ओवर बहरी घोष, मतलब उसने बहरी घोष की नीति को छोड़कर धम्मघोष की नीति को अपनाया। तो फर्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। 4th वाली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रहेगी 13th रॉक एडिक्ट, जहां पे कि कलिंग युद्ध का मेंशन है, कलिंग युद्ध का उल्लेख है, ठीक है। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख कहां पे है, रॉक एडिक्ट नंबर 13, ठीक है। अब जैसे ये है, ये इमेज में देखो, ये है एक पिलर, ठीक है, और यहां पे कुछ लिखा गया है, तो इसको कहते हैं अभिलेख, ठीक है। तो ये हो गया फॉर रेफरेंस, आपको अगर देखना हो कि कैसे लेख होते थे, कैसे अभिलेख होते थे, तो ये रहा रेफरेंस, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लैंग्वेज, अच्छा, इन इंस्क्रिप्शंस को वो भाषा में लिखता था, कौन सी भाषा यूज करता था, प्राकृत। एंड ये बनता है अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कि वो पूछेगा कि अशोक के जो अभिलेख थे उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, ठीक है। तो लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, ना ही हिंदी, ना ही पाली, ना ही संस्कृत, कौन सी, प्राकृत, ठीक है। और जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो इंटरेस्टिंगली कौन से रिलीजन की मोस्ट यूज लैंग्वेज थी, जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद अब भाषा तो यूज होती थी उसमें प्राकृत। अब स्क्रिप्ट यानी कि लिपि कौन सी यूज होती थी, लिपि होती थी 4 लिपि यूज होती थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, एरेमिक एंड ग्रीक। अभी 4 लिपि क्यों यूज होती थी, वो इसलिए यूज होती थी क्योंकि ये जो इसके एडिक्ट थे, जो इसके लेख थे अशोक के, वो एक रीजन में नहीं थे, ठीक है।
वो अलग अलग रीजन में थे, तो अलग अलग रीजन की में लोग अलग अलग लिपियां यूज करते थे। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए लिपि को पढ़ने में, और भाषा को जो भी लेख लिखे उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, तो उसने जिस रीजन में जौन सी लिपि यूज होती थी उसी लिपि का वहां पे प्रयोग किया। तो ठीक है, तो लिपि कौन कौन सी यूज करी? ब्राह्मी, खरोष्टी, एरेमिक एंड ग्रीक। तो 4 लिपियां उसने यूज करी, लेकिन भाषा कितनी यूज करी? एक यूज करी, जो कि प्राकृत थी। ठीक है, अब जो इंस्क्रिप्शन थे, जो उसके अभिलेख थे, उसको 1837 से 1837 से पहले किसी ने डिसाइफर नहीं किया था, किसी ने पाराभाषित नहीं किया था, किसी को नहीं समझ में आया कि उसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंसान था, जो पहला बंदा था जिसने इसको पाराभाषित किया, वो था जेम्स प्रिंसप। कौन था? जेम्स प्रिंसप। और ये हमारा एसएससी जीडी 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिसाइफर अशोकाज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और ईयर कौन सा था? 1837। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। अब जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या रीजंस हो गए थे, ऐसी भी क्या बात हो गई थी जिससे कि जो मौर्यन एम्पायर था, जो मौर्यन साम्राज्य था, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, फिर उसका पतन हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं जो इसका लास्ट रूलर था। जैसे ही अशोक की डेथ होती है, ठीक है, जैसे ही अशोक की डेथ हुई, उसके बाद जितने भी रूलर्स आए मौर्यन एम्पायर में, वो इनकॉम्पिटेंट थे। ठीक है, उनके बस का नहीं था, दे वर नॉट वेल इक्विप्ड विद जो भी आपको चाहिए एक्यूमेन रूल करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी वीक रूलर्स थे वो संभाल नहीं पाए इतना बड़ा एम्पायर। जैसे कि हमने देखा भी था, ऑल ओवर ऑलमोस्ट ऑल इंडिया एक्सेप्ट फार साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, सारा का सारा इतना बड़ा एम्पायर संभालना, इट वॉज नॉट अ केक वॉक। ठीक है, तो नहीं कर पाए। तो जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी उसी के ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन मिलिट्री जनरल, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, और इसको मारने के बाद, बृहद्रथ को मारने के बाद, पुष्यमित्र शुंगा ने करी है शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत। शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत, जिसको कि हम डील करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कॉजेस थे जिससे कि ये सारा का सारा जो एम्पायर था वो पतन की ओर स्टार्ट हो गया था। तो पहला था ब्राह्मणिकल रिएक्शन। तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन का मतलब ये था कि अब हुआ क्या, धम्म नीति चलाई अशोक ने, धम्म नीति चलाई। ठीक है, सोच के तो चलाई कि शांति होगी, लेकिन इसका कुछ एडवर्स इंपैक्ट पड़ गया। एडवर्स इंपैक्ट क्या पड़ा? अब धम्म नीति में था, अशोक ने बोला कि सारे लोग शांतिपूर्व रहेंगे। ठीक है, सारे जो छोटे हैं अपने से बड़ों का आदर करेंगे, जितने भी ब्राह्मण और बौद्ध मॉन्क्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, कोई भी सैक्रिफाइसेस नहीं होंगे, जो दान दक्षिणा है सैक्रिफाइसेस के भाव में वो नहीं होंगे। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी वॉर नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी कॉन्केस्ट नहीं होंगे, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। तो इस टाइप की जो शांति प्रिय, किसी भी प्रकार के जीव को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। ठीक है, नो हार्म टू एनिमल्स, ठीक है, नो हार्म टू एनी बीइंग। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो सैक्रिफाइसेस बैन किए और जो ये इन्होंने एनिमल सैक्रिफाइसेस ऑफ किए, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो ब्राह्मण्स थे वो अशोक के अगेंस्ट हो गए। तो यही रीजन था, वन ऑफ द रीजंस की जो इसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद 3 मेन डायनेस्टीज आएंगी, शुंगा, कण्वा और सतवाहना। तो ये तीनों जो डायनेस्टीज होंगी ब्राह्मणिकल ओरिजिन की होंगी, ब्राह्मण उससे होंगी, और ये वापस ब्राह्मणों का वर्चस्व वापस जो अभी कम हो गया था उसको वापस बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन था जो ब्राह्मण थे वो अशोक के अगेंस्ट हो गए थे। सेकंड है फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे, जैसे अब अशोक ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कोई भी वॉर, कोई भी कॉन्केस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आप वॉर नहीं करोगे तब तक आप कहीं से कुछ लूट के नहीं ला सकते हो। ठीक है, अब और इसके पास हमें ये भी पता है कि जो अशोका के टाइम में और जो मौर्यन की जो आर्मी थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मीज थी ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो अब उस आर्मी को मैनेज करने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, आपको मनी जो भी है वो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपने वॉर और कॉन्क्वेस्ट करने बंद कर दिए तो आप उनको मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, और मेंटेन नहीं कर सकते तो उनको सैलरीज वगैरह नहीं मिलेंगी, तो वो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरा का पूरा आएगा स्टेट के ऊपर, वो उसको डील करना पड़ेगा। तो ये वन ऑफ द सेकंड रीजन था जिसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। एंड द थर्ड वाज नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर।
अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही उसने धम्म नीति अपनाई तो उसने सोचा कि अब जैसे मैं शांति प्रिय बन चुका हूं तो और भी शांति प्रिय हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो हुआ क्या कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ये वाला रीजन है, ये पंजाब हरियाणा वाला, ये वाला अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ये वाला रीजन उसने बिल्कुल कैजुअली, और उसने क्या उसके बाद जितने भी किंग आए उन्होंने कैजुअली लिया एंड दे जस्ट नेग्लेक्टेड दिस थिंग। ठीक है, तो हुआ क्या उससे जितनी भी बाहर की ट्राइब्स थी, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक्स हो गए, साकाज हो गए, पार्थीहंस हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, इंडिया में आके इन्होंने हमले स्टार्ट कर दिए। तो ये 3 मेजर रीजंस थे कि क्यों जो ये मौर्यन साम्राज्य था ये डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और जो लास्ट रूलर था कौन था, बृहद्रथ, जिसकी की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है, तो उत्तराधिकारी कौन था मौर्यन एम्पायर का, वो था पुष्यमित्र शुंगा। अब ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट किंग्स। अब हम बात करते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अधिकारी किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो हम मेन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था हाईली सेंट्रलाइज था। हाईली सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, जो राजा था सारे डिसीजन वही लेता था, चाहे वो अब पूरी स्टेट का डिसीजन हो या प्रांतों का हो या बिल्कुल छोटे गांव का हो, तो हेड होता था वो किंग होता था। और किंग की हेल्प करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे, ऑफिशियल्स होते थे जो कि उसको हेल्प करते थे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कौन कौन से ऑफिशियल होते थे और उनके क्या क्या काम होते थे। सबसे पहले राजूकाज। राजूकाज एक तरीके के होते थे जस्टिस दिलाने वाले। अगर मतलब किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको पनिश करना है, किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया पब्लिक में तो उसको रिवॉर्ड देना है, तो ये होते थे राजूकाज। सेकंड होते थे हमारे सन्निधाता। सन्निधाता होते चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब मुख्य कोषागार अधिकारी, जो कोष का सारा डिटेल्स वगैरह होती थी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता था, सन्निधाता। होते थे समहर्ता। समहर्ता होते थे रेवेन्यू कलेक्टर, राजस्व जो कलेक्टर जो राजस्व विभाग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था वो होते थे समहर्ता। फिर थे व्यवहारिका। व्यवहारिका होते थे सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट वो कोर्ट्स होते हैं जो कि डील करते हैं मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी मैटर्स हो गए, ठीक है, इनको डील करते हैं। तो इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस था, वो था व्यवहारिका। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे जो कि डील करते हैं मैटर्स लाइक मर्डर, रेप वगैरह, तो उसको डील करता था प्रदेश था, मतलब उसका जो चीफ जस्टिस था वो था मुख्य न्यायाधीश था, प्रदेश था। उसके अलावा थे धम्म महामात्रा, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। धम्म महामात्रा थे प्रोपगेशन ऑफ धम्मा, ये चेक करने के लिए कि लोग धम्म को फॉलो भी कर रहे हैं ढंग से या नहीं। उसके बाद था गोपा। गोपा रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, जो भी सरकार के खाते वगैरह होते थे उसकी देखरेख करता था गोपा। सेकंड लास्ट है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष जो था वो रिस्पॉन्सिबल था एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वो सारा का सारा स्टेट का सीता अध्यक्ष देखता था। और लास्ट था शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष देखता था पूरा टोल कलेक्शन की कितना टोल हो रहा है, एंड वो फिर राजा को रिपोर्ट करता था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे ऑफिशियल्स, सारे के सारे अधिकारी जो कि राजा को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अंपायर था उसको लो लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा प्रशासनिक ढांचा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो उनका अंपायर था, पूरा राज्य था, उसको उन्होंने 5 प्रांतों में, 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। हर एक प्रोविंस में एक कैपिटल होती है। जैसे नॉर्दर्न प्रोविंस की कैपिटल है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला कहाँ है हमारी, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, तक्षशिला है हमारा यहाँ पे गांधार के पास, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न प्रोविंस है हमारा उज्जैन। उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश। फिर हमारा ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस, वो है हमारा बिहार पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना। फिर है ईस्टर्न प्रोविंस जो कि है हमारा तोशाली। तोशाली इज इन उड़ीसा। ठीक है, एंड लास्ट हमारा सदर्न प्रोविंस, वो है हमारा स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी कहां पे है, स्वर्णगिरी हमारा आंध्र प्रदेश में। तो ये 5 प्रांतों में अंपायर को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो अभी हमने बात भी करी थी जो अशोका था, अशोका कहां का गवर्नर था, तक्षशिला का, तक्षशिला एंड उज्जैन का। ठीक है, ये दोनों उसको पोस्ट मिली थी। उसके बाद बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी की अगर बात करें, जो सिटी का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर था वो किसके हाथ में था, वो था नगरक के, वो था सुपरिटेंडेंट। ठीक है, सारा का सारा लॉ एंड ऑर्डर नगरक ही संभालता था। उसके अलावा जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था, मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, वहां से पता चलता है कि वहां पे 6 कमिटीज बना रखी थी। 6 कमिटीज बना रखी थी जो कि देखती थी उनको उनके 6 काम थे, और वो 6 काम उन 6 कमिटीज से पूरा का पूरा सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जैसे वो 6 कमिटीज कौन कौन सी थी, एक थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ।
ठीक है, जितने भी जन्म और मरण होते थे उनका रजिस्ट्रेशन, उनका नोट लिखने के लिए कमेटी होती थी। एक होता था एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स मतलब जो भी फॉरेनर्स आते थे बाहर से उनके मनोरंजन के लिए एक कमेटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। ठीक है, एक होती थी टोल्स के लिए, टोल्स चेक करने के लिए, एक होती थी टैक्सेस के लिए, एक होती थी इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए। तो ये होगी मेन जो कमिटीज थी और किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये जो 6 मेन कमिटीज थी यही रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था जिसके की हेड पे कौन बैठता था, किंग बैठता था, और जितने भी ऑफिशियल्स थे वो किंग को मदद करते थे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने में। ठीक है, प्रशासन में। उसके बाद बात करते हैं हम सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी, अब जो मैगस्थनीज है, ये एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज जो सोसाइटी थी वो कितनी क्लासेस में डिवाइडेड थी? ठीक है, ऑल्दो जितनी भी ये क्लासेस हैं ये माना जाता है कि इकोनॉमिक बेसिस पे है, इकोनॉमिक बेसिस पे है। ठीक है, ये कास्ट वगैरह के बेसिस में, इकोनॉमिक बेसिस पे है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैगस्थनीज जो था उसने जो मौर्यन सोसाइटी थी उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रखा था। तो कितनी क्लासेस थी? वो 7 थी। वो 7 कौन कौन सी थी? फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मैजिस्ट्रेट्स एंड काउंसलर। ठीक है, इसके अलावा पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर था, मतलब पितृसत्तात्मक। ठीक है, जहाँ पे कि फादर से फादर का ही नेम लेंगे, शादी होने के बाद जो वुमेन होगी वो हस्बैंड का नेम लेंगे, ऐसी जो पारिवारिक संरचना थी वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा स्लेव्स थे। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मौर्यन एम्पायर वाज जो स्लेव्स थे उनको यूज करा गया कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको वहां, अभी उस वक्त तो ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं होते थे, तो जो लेबर होता था वो ऑटोमेटिक की जगह होता था मैनुअल होता था। तो अब इस लेबर को करने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए, तो वहां पे यूज किया जाता था, स्लेव्स का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था मौर्यन एम्पायर के टाइम में कि जो स्लेव्स थे दे वर इंडक्टेड टू द एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीरियन इकोनॉमी। ठीक है, ये इकोनॉमी इतना फोकस था इसके ऊपर कि जो लोग थे वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। उसमें भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो स्लेव्स थे, स्लेव्स को यूज किया जाता था, स्लेव्स को यूज करते थे फॉर मैनुअल लेबर। अब जो स्टेट थी, जो राजा था, वो भी, उसको भी पता था कि जो इकोनॉमी है वो हमारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो उसने क्या करा, उसने लोगों की हेल्प करने के लिए उनको इरिगेशन फैसिलिटीज भी दी। ठीक है, कि आपको जिसके पास पानी की कमी है, जिसके पास पानी नहीं आ रहा है, या फिर जिसके पास उतना पानी नहीं है जितना उसको चाहिए, तो स्टेट उसको इरिगेशन फैसिलिटीज भी देती थी, जिसको सेतु बंद बोलते थे। और इसके बदले स्टेट इन पे चार्ज करती थी वाटर टैक्स। तो ये सिस्टम था कि मतलब जो एग्रीकल्चर था वो इतना प्रोमिनेंट था, वो इतना डोमिनेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी था कि वहां पे स्टेट भी मदद करती थी और इन रिटर्न वाटर टैक्स चार्ज करती थी लोगों से। तो यहां पे स्टेट का थोड़ा सा ये रेवेन्यू भी बन जाता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से टैक्स होते थे। टैक्स जो मेन होता था वो था भाग होता था लैंड टैक्स। आपका कुछ भी जितना भी प्रोड्यूस, जितनी भी उपज हुई है उसका 1/4 आपको देना पड़ेगा। तो 1/4 जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा? जो भाग था, क्वेश्चन पूछ लेगा जो भाग है, टैक्स ड्यूरिंग मौर्यंस वो कितना होता था? 1/4 होता था, 1/6 होता था, 1/2 होता था, या 1/8 होता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/4। उसके बाद ट्रेड भी था। ट्रेड वॉज डन बोथ बाय लैंड रूट एंड सी रूट। ठीक है, जो इंटरनल ट्रेड भी था, मतलब आंतरिक ट्रेड भी था, इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी। आउटसाइड इंडिया किस किस के साथ इनके ट्रेड रिलेशन है? ग्रीस हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया एंड श्रीलंका हो गया। ठीक है, अभी हमें पता है ग्रीस तो हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं, अभी अलेक्जेंडर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जब अलेक्जेंडर आया तो जो हमारे रिलेशन थे ट्रेड के साथ, जो डायरेक्ट ट्रेड रूट था वो खुल गया था। ठीक है, तो इंडिया के और ग्रीस के जो ट्रेड रिलेशंस थे उसी अलेक्जेंडर के टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर कॉइन कॉल्ड द पाना।
अब हर एक इकोनॉमी में अगर आपको कुछ भी लेन देन करना है तो आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके लिए या तो आप करेंसी यूज कर सकते हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो अब हो गए थे। अब जमाना आ गया था किसका, कॉइन्स का, एक करेंसी का। तो ये जो करेंसी यूज करते थे वो सिल्वर कॉइन होता था जिसको कि बोला गया पाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो पाना था, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पाना, द सिल्वर कॉइन्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ किसके टाइम में, मौर्यंस हो गए या मगध अंपायर हो गया या फिर आपका गुप्ताज हो गए या फिर कुशान्स हो गए। ठीक है, तो जो सिल्वर कॉइन था इनके टाइम में, इट यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो कौन था, वो क्या था, पाना। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, अब जब ट्रेड हो रहा है, अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पोर्ट्स की जरूरत थी। ठीक है, उस वक्त कोई एरोप्लेन वगैरह नहीं थे, तो जो मेजर ट्रेड होता था विद आउटसाइड वर्ल्ड तो वो किसके थ्रू होता था, वो था पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, जो मेजर पोर्ट्स थे वो थे भरूच एंड सुपारा, जो कि थे वेस्टर्न साइड में। ठीक है, गुजरात वाली जो साइड है वहां पे जो मेजर पोर्ट्स थे वो थे हमारे भरूच एंड सुपारा। और ये जो पोर्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पोर्ट्स पूछ लेंगे, कभी मौर्यन के टाइम के पोर्ट्स पूछ लेंगे, कभी गुप्ता के टाइम के पोर्ट्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो मौर्यन के टाइम में कौन कौन से थे, वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न साइड में कौन से थे, भरूच एंड सुपारा। और ईस्टर्न साइड में कौन था, ताम्रा लीप्ति। ठीक है, ईस्टर्न कोर्ट जो बंगाल वाली साइड है। ठीक है, तो ये 3 मेजर बंदरगाह थे इनके मौर्यंस के टाइम के। उसके बाद स्टेट प्रोवाइडेड, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्टेट प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसको क्या बोला गया, सेतु बंद बोला गया, एंड चार्ज वाटर टैक्स। अब ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी ये हेल्प करती थी एग्रीकल्चर में, जिससे कि जो कॉमन लोग थे वो भी खुश थे, और जो वाटर टैक्स था वो मदद करता था स्टेट को रेवेन्यू बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आर्मी कैसे इन्होंने मैनेज कर रखी थी। ठीक है, अब आर्मी की बात करते हैं। आर्मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मीज थी, पूरे मगध एम्पायर की भी बात करूं, उसके बाद मौर्यन एम्पायर की भी बात करूं जैसे। ठीक है, तो जो आर्मी थी तो इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने एक वॉर काउंसिल बना रखी, एक युद्ध परिषद बना रखी थी, वॉर काउंसिल बना रखी थी, जिसमें कि होते थे 30 मेंबर्स। ठीक है, 30 मेंबर्स होते हैं। इन 30 मेंबर्स को उन्होंने कितनी, 6 कमिटियों में बांट रखा था। 6 कमिटियों में बांट रखा था, और हर एक कमिटी एक एक रोल के लिए, एक एक डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। फॉर एग्जांपल पहली जो कमिटी थी वो नौसेना के लिए, ठीक है, नेवी। तो ये इससे पता चलता है कि जो मौर्यंस थे दे मेंटेन्ड अ नेवी। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा जो दूसरी कमिटी थी वो थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस के लिए। फिर तीसरी थी इन्फेंट्री मतलब जो जवान पैदल चलते हैं। उसके बाद कैवलरी, अश्वारोही मतलब घोड़ों वाली सेना। फिर वॉर एलिफेंट्स, हाथियों वाली, और लास्ट में रथ यानी कि चैरियट। तो ऐसे इन्होंने आर्मी का पूरा गठन कर रखा था। एक युद्ध काउंसिल बना रखी थी, एक वॉर काउंसिल बना रखी थी, जो कि डिवाइडेड थी 6 कमिटीज में, और 6 कमिटीज एक एक अपने रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी had 6 committees for the maintenance of their army, या फिर for the proper function of their army। तो आंसर क्या आ जाएगा, मौर्यन अंपायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्मी का, इनका कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे आर्मी को मेंटेन किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा जो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, या फिर अगर हम चैप्टर की बात करें जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्यन आर्किटेक्चर, कैसी वास्तुकला थी। ठीक है, अब लायन कैपिटल है सारनाथ विच वॉज अडॉप्टेड एज एन इंडियन नेशनल एम्बलम। ठीक है, अगर आपने एक नोट कोई सा भी देख लो तो यहाँ पे बना रहता है अशोक का जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बना रहता है। ठीक है, ये जो नेशनल एम्बलम लिया है, ये इसकी पिक, ये जो हमने नेशनल एम्बलम लिया है ये ले रखा है हमने लायन कैपिटल एट सारनाथ, जो कि किसने बनाई थी, अशोका ने बनाई थी। ठीक है, पिलर है अशोका पिलर, वहां पे एक पिलर है, पिलर के ऊपर ये ऐसा जो एम्बलम है हमारा जो हमने ले रखा है वो बना हुआ है। इसकी खास बात क्या है, इसमें जो ऊपर है इसको बोलते हैं, इस वाले
ये है, इसको बोलते हैं अबैकस। अबैकस, ठीक है। अभी जो अबैकस है इसके ऊपर 4 शेर है, ठीक है। अपनी जो कमर है वो एक साथ चिपका के, एक सामने देख रहा है, एक राइट, एक लेफ्ट और एक पीछे की साइड को जो कि पीछे को देख रहा होगा, ठीक है। और ये जो अबैकस है, इस अबैकस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक तो 4 एनिमल्स हैं, 4 एनिमल्स है, और ये जो बीच में चक्र है इसको बोलते हैं व्हील ऑफ लॉ। इसको बोलते हैं व्हील ऑफ लॉ, जो कि दर्शाता है किसको, जो कि हमने डिस्कस किया था बुद्धिज्म में, किसको दर्शाता है, जब फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था बुद्धा ने, ठीक है। तो उसका सिंबल क्या था, व्हील ऑफ लॉ, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। और इस अबैकस में कौन कौन से 4 एनिमल्स होते हैं जिसमें से कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है बुल यानी कि आपका बैल, एक होता है घोड़ा हॉर्स, एक होता है लायन और एक होता है हमारा एलिफेंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 एनिमल्स। तो ये 4 एनिमल जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा हो गया धर्म चक्र, व्हील ऑफ लॉ एंड फर्स्ट सरमन। उसके बाद बात करते हैं स्तूप। अब स्तूप क्या होते थे, स्तूप बनाए गए थे। स्तूप जो मेजर स्तूप है, जो वन ऑफ द फेमस स्तूप है इंडिया का, वो है हमारा सांची का स्तूप, सांची स्तूप, ठीक है। ये बनाया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। अब स्तूप क्या होता है, स्तूप होता है जहां पे कि जब कोई बौद्ध भिक्षु का देहांत हो जाता है तो वहां पे उनके जो भी अस्थि पंजर, जो रेलिक्स होते हैं, उनको रखा जाता है, फिर वहां पे पूजा की जाती है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड प्लेस इन बुद्धिज्म, ठीक है, बहुत ही पूजनीय स्थान माना जाता है स्तूप, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेन स्तूप था ये कहाँ पे है, हमारा सांची स्तूप कहाँ पे है, ये है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब ये शासनकाल किसके शासन है, ये अशोका, ये हो गया हमारा सांची स्तूप मध्य प्रदेश, बिल्ट बाय अशोका, एंशिएंट बुद्धिक रेलिक्स, जहाँ पे बौद्ध अवशेष यूज फॉर मेडिटेशन एंड वर्शिप। उसके बाद कौन कौन सी गुफाएं बनाई गई, जो गुफा का वास्तुकला था वो कौन कौन सा था, यूज फॉर मॉन्क्स रेजिडेंस। अच्छा, अब जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो वहां पे 2 टर्म्स आती हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म की बात करते हैं, एक आपने सुना होगा चैत्य, चैत्य, और एक सुना होगा विहारा, ठीक है। अब चैत्य होता था जहां पे कि बौद्ध भिक्षु अपनी पूजा पाठ करते थे, ठीक है, पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए जहां पे वो वर्शिप करते थे। और विहारा होता है जहां पे कि वो विहार, जहां पे कि वो रेस्ट करते थे, रेस्ट करते थे, इसको बोलते थे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो चैत्य और विहारा, तो यूज जैसे इसमें लिखा हुआ है वास्तुकला, यूज फॉर मॉक्स। अब ये जो रॉक कट गुफाएं बनाई गई, रॉक कट केव्स बनाई गई, दे वर यूज फॉर मॉन्क्स रेजिडेंसेस, जिसको कि क्या बोला गया, विहारास, एंड रिलीजियस वर्शिप, ठीक है, जिसको कि चैत्य, चैत्य भिक्षुओं के निवास और धार्मिक पूजा के लिए उपयोग में आती थी। कौन कौन सी केव थी, लोमस ऋषि केव थी, सुदामा केव थी और बराबर हिल्स जो कि बिहार में है। तो ये 3 मेजर केव्स थी जो कि मॉडर्न टाइम्स में बनी थी, ठीक है। तो ये 3 केव्स आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था मौर्यन एम्पायर, इसको हम कंक्लूड करते हैं। अब कंक्लूड करने से पहले, जब हमने सारा का सारा चैप्टर पढ़ लिया, तो अब हम डील करते हैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस को जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 25 ईयर्स में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सैंपल है, ओनली 4-5 क्वेश्चंस होंगे, डिटेल में हम करेंगे आफ्टर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ चुके हैं, ये हमने पिछली स्लाइड में कर लिया है कि बुद्ध, शाक्य और अशोक कौन सी उसमें मिलता है, मस्की शिलालेख में, ठीक है। हमने अभी पीछे 3री या 4थी स्लाइड में कर चुके हैं डील। जो बुद्ध, शाक्य था और अशोक नाम था वो मस्की शिलालेख में था। उसके अलावा हमें यह भी पता है धम्म अशोक, ये डिस्कस किया गया किसमें, सारनाथ अभिलेख में, सारनाथ अभिलेख में, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से नाम है अशोक के जो कि उसके शिलालेख में मिलते हैं, देवनाम पिया और इसके अलावा पिया दासी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। तो ऑप्शन में क्या, अश्वघोष, वासुमित्र, उपगुप्त या भद्रबाहु। तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि जब चंद्रगुप्त बूढ़ा हो गया था तो उसने जैन धर्म अपनाया था, और किसके अंडर, किसकी नेतृत्व में, भद्रबाहु की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था। ठीक है, तो अब ये हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर एक था समाहर्ता, एक था सन्निधाता, एक था अर्थाध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। जो मौर्य शासन के सामने अंतर्गत राजस्व व्यवस्था थी वो कौन करता था, वो करता था समाहर्ता। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा आखिरी मौर्यन शासक थे। मौर्यन शासक सबको बताया जो लास्ट थे वो थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, पुष्यमित्र ने। ठीक है, और शुंगार डायनेस्टी का स्टार्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। अब यहाँ पे मौर्यन काल लिखा हुआ है, ये इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, मौर्यन काल में समुद्र पतन नहीं था। तो ऑप्शन ये है ताम्रालिप्ति। ताम्रालिप्ति हमने पढ़ लिया, ईस्टर्न साइड था, ईस्ट में था। सुपारका, सुपारका मतलब सुपारा, ये वेस्टर्न साइड था, ये भी था। भरूकच, भरूकच मतलब भरूच, ये भी था वेस्टर्न साइड, इसको भरूच बोलते हैं, भरूच या भरूकच। लास्ट था पैटर्न, पैटर्न नहीं था। तो ये हो गए हमारे 5 टीजीटी के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पे जो हमारा लेक्चर होगा वो खत्म होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आफ्टर मौर्यास, आफ्टर मौर्यास। ठीक है, मौर्यास के बाद क्या होगा इसको हम यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं क्या होने वाला है। मौर्यास के बाद में कुछ तो आएंगे किंग्स जो कि इंडिजिनस होंगे, मतलब इंडिया से खुद होंगे, जिसको कि हम बोलेंगे जो कि होंगे शुंगाज, कनवाज एंड आपका सतवाहनाज। और कुछ आएंगे बाहर से, जैसे कि हमने बात करी थी कि जो अशोका के बाद के राजा थे वो अपना जो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था उसको कवर नहीं कर पाए थे, उसकी रक्षा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो बाहर से लोग आएंगे भारत में हमला करेंगे। तो कौन कौन होंगे उसमें, होंगे इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानी, ठीक है, साकाज होंगे, पार्थिहंस होंगे और कुषाण होंगे। और कुषाण का जो मेजर किंग होगा वो होगा कनिष्का, जिसको कि हम अगली वीडियो में डील करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये हो जाएगा हमारा मौर्यन एम्पायर पूरा कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा पूरा लेक्चर। ऐसे ही शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हम जल्दी आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेके। तब तक थैंक यू।